हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेटर डॉट अविनाश। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है इकोनॉमिक्स की क्लास 9th की एनसीईआरटी का चैप्टर 2 जो कि है पीपल एज रिसोर्सेज। ये वीडियो एक्चुअल में कंटिन्यूशन है हमारी अर्लियर वीडियो का, दैट मीन्स ये पार्ट 2 है और पार्ट 1 हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आप उसे चेक कर सकते हैं। उसका जो लिंक है वो ऊपर आई बटन में भी आ रहा होगा, वहाँ से भी उसे चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें कि हमने जो अदर क्रूशियल टॉपिक्स थे वो देख लिए थे। अब जो रह गया है उसमें टॉपिक्स वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर हिट करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके जो भी वीडियोस अपलोड होती है। और दूसरी बात, हमारे साथ डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू जुड़ने के लिए जो लिंक है वो सारे के सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप वहाँ से हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम लोग जैसे वीकली या बाई वीकली जो वेबिनार करते हैं वो मिस आउट ना हो, तो उसके लिए अपने आप को रजिस्टर करें। उसका लिंक जो है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अभी के लिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले समथिंग अबाउट मी कि हु आई एम। माई नेम इज़ अविनाश और मेरा एक यूट्यूब चैनल है एजुकेटर डॉट अविनाश, जिसमें कि मैं वीडियोज़ अपलोड करती हूँ विच आर बेनिफिशियल फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, स्पेशली यूपीएससी आईएएस एग्जामिनेशन। और मेरा क्या विजन रहता है, आई वॉन्ट टू हेल्प पीपल सो दैट कि कोई भी ऐसा पर्सन ना हो जो कि रिसोर्सेज की कमी के कारण अपनी जो कंपटीशन है उसमें लैग कर जाए। अब उसके बाद हम एक बार समराइज करते हैं, हमने लास्ट वीडियो जो करी थी पार्ट 1, उसमें क्या देखा था हमने, जो रिसोर्सेज है वो कैसे एसेट हो सकता है, पॉपुलेशन कैसे एसेट होता है, लाइबिलिटी नहीं, वो देखा था। की पॉइंट्स में हमने देखा था पीपल एज रिसोर्सेज क्या होते हैं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में डिस्कशन हुआ। फिर हमने 2 केस स्टडीज़ देखी थी। फिर हमने इंपॉर्टेंस देखी थी एजुकेशन की क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के ऊपर डिस्कशन हुआ कि प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ क्या है, मार्केट एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। अब हम जो अपनी डिस्कशन है वो कंटिन्यू करेंगे क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन से। अभी तक हमने देख लिया है कि ह्यूमन रिसोर्स फॉर्मेशन क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होते हैं। अब हम देखेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि पर्टिकुलर एरिया में जो लोग हैं उनकी जो जो पॉपुलेशन है उसकी क्वालिटी कैसी है, वहाँ पे जो लोग हैं वो ह्यूमन रिसोर्स है या नहीं है। ये सारी चीज़ें अब हमारे डिस्कशन का पार्ट है। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिसाइड्स ग्रोथ रेट ऑफ द कंट्री। देखिए, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन ये ऐसी चीज़ है जो ये दिखाती है कि जो लोग हैं वहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो एसेट है या लाइबिलिटी है, जो कि हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। तो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो कैसे पता चलेगा, लिटरेसी से और हेल्थ से, जो कि हमने पहले भी देख लिया ना। ये जो 2 मेन फैक्टर्स हैं ये डिफाइन करते हैं कि जो इकोनॉमी में जो पॉपुलेशन है वो अच्छे से ग्रो कर रही है नहीं कर रही। क्योंकि देखिए, अगर आपकी जो पॉपुलेशन है वो हेल्दी नहीं होगी, वो एजुकेटेड नहीं होगी, तो जेन्युइनली आपके लिए एक लाइबिलिटी बन जाएगी। आपको ऐसे लोगों को फीड करना पड़ेगा जिनकी खुद की इतनी ज़्यादा अर्निंग नहीं होगी, वो खुद इतना ज़्यादा कमा नहीं सकते, खुद ज़्यादा इतना कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते नेशनल इनकम में, तो वो नेचुरली आपके लिए लाइबिलिटी बन जाएगा। यहाँ पे वही लिखा है, इलिटरेट एंड अनहेल्दी पीपल आर लाइबिलिटी फॉर इकोनॉमी, लिटरेट एंड हेल्दी पीपल आर एसेट, जो कि हमने बिल्कुल स्टार्टिंग का जो फर्स्ट स्लाइड था उसमें डिस्कस किया था। ये दिस प्राइम इंडिकेटर ऑफ क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन आर 2 होंगे, वो कौन से होंगे, एजुकेशन और हेल्थ। वो क्या है वो अब हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एजुकेशन की बात आती है। देखिए, एजुकेशन सही में किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, और इसी वजह से ऐसा बोला जाता है इफ़ यू आर एजुकेटिंग एनीवन, तो वो एक बहुत नोबल कॉज होता है, जिसमें कि आपको ये नहीं देखना चाहिए कि आपको ज़्यादा इनकम हो रही है या कम इनकम हो रही है। आपका काम चलना चाहिए, बट ज़्यादा उस चीज़ में, जैसे बोलते हैं ना कि कुछ प्रोफेशंस होते हैं वो नोबल प्रोफेशंस है, अगर आप उसमें भी ये चीज़ें लेके चलेंगे तो कुछ अच्छा नहीं हो सकता आपकी लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल, एक टीचर का जो प्रोफेशन है, एक डॉक्टर का प्रोफेशन है, अगर वो ही ग्रीड से चलेगा तो आप ग्रीडी पर्सन ही जनरेट करेंगे, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो एजुकेशन की बात आती है। एजुकेशन डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल बट आल्सो सोसाइटी। एजुकेशन सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो सोसाइटी के लिए एज अ होल इंपॉर्टेंट होती है।
एजुकेटेड पीपल होंगे। आप देखेंगे कई जगह पे जो आपको एक स्टीरियोटाइप भी होता है, पर मोस्टली ये अनएजुकेशन का एक पार्ट होता है कि आपको लगेगा कि ऐसा बोल दिया जाता है कि जो लड़कियां हैं या जो वुमेन है उसके पर्टिकुलर रोल्स हैं, उन्हें सिर्फ वही करने चाहिए, उन्हें अपनी जो हद है उससे बाहर नहीं जाना चाहिए। वो एक तरह से कहीं ना कहीं पैट्रियार्कल माइंडसेट भी है, मगर उसमें एजुकेशन का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप लोगों को, अपने बच्चों को अच्छे से एजुकेट करेंगे, देन दे विल अंडरस्टैंड कि ऐसा कुछ नहीं है कि लड़की है तो उसे ये करना है, लड़का है तो वो घर के काम नहीं करेगा। अगर लड़की घर के काम करके जॉब कर सकती है तो लड़का क्यों नहीं कर सकता। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सब चीज़ें माइंडसेट की होती है, इसीलिए एजुकेशन प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन से ही आप लोगों का जो माइंड है वो चेंज कर सकते हैं। अब अगर लोगों का माइंड चेंज होगा, जैसे अनटचेबिलिटी की बात करते हैं, तो अगर एजुकेट करेंगे आप लोगों को, एजुकेटेड पीपल अगर अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनका कुछ नहीं हो सकता, दे हैव टू लिव द वे दे आर लिविंग, तो उन्हें आप छोड़ सकते हैं, वो एक्सेप्शंस है। अदरवाइज अगर आप लोगों को एजुकेट करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही होता है कि आप अंडरस्टैंड करते हो कि भाई हर किसी जो लेबर है उसका इंपॉर्टेंस है, डिवीजन ऑफ लेबर की आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जिनसे आप इतनी घिन कर रहे हैं, अगर वही 2 दिन आपके घर में नहीं आएंगे, अगर वो 2 ही दिन आके आपके घर से जो भी गार्बेज वगैरह वो नहीं लेके जाएंगे, देन आप खुद वो ही काम करोगे, तो आप अपने आप से भी वही घिन करोगे। पर ये माइंडसेट की भी बात है, पर एजुकेशन आपको हेल्प करती है ये माइंडसेट चेंज करने के लिए। तभी बोलते हैं कि जो एजुकेशन है वो सिर्फ एक पर्सन की नहीं, पूरी सोसाइटी के लिए इंपॉर्टेंस रखती है। जैसे कि सकल का हमने एग्जांपल लिया था, सकल ने क्या किया, अच्छी जगह जॉब करनी शुरू कर दी थी आईटी फर्म में, तो नेचुरली वो ज़्यादा इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन बढ़ गया था। इट एनहेंसेस नेशनल इनकम, कल्चरल रिचनेस एंड इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ गवर्नेंस। क्योंकि अगर गवर्नमेंट को ज़्यादा लोगों पे अननेसेसरली सब्सिडीज वगैरह दे के या फिर कोई इस तरह की सोशलिस्ट एक्टिविटीज़ करने के बिना अगर काम करना पड़ेगा, तो नेचुरली उसके पास ज़्यादा रिसोर्सेज होंगे, तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से वो रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हैं। In direction of this, there is provision of providing universal access, retention and quality ऑफ इन एलिमेंट्री एजुकेशन। वो हमने देखा है ना कि एजुकेशन के ऊपर भी है कि 6 to 14 ईयर के बीच में एलिमेंट्री एजुकेशन हमारा राइट है। इसके लिए नवोदय विद्यालय वगैरह खुले हैं, वोकेशनल स्ट्रीम्स भी रहते हैं, जिसमें क्या है कि अगर आपको सपोज पता है कि आपको ये पर्टिकुलर चीज़ करके सीधा जॉब लेनी है, तो वो आप वो कर सकते हैं। आपको इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, जैसे कोई भी इंजीनियरिंग करो या कोई इस तरह की चीज़ें करो, नहीं, आप सीधा वोकेशनल कोर्सेज करो और उसके बाद सीधा जॉब ले लो। और यही जैसे गवर्नमेंट के इतने अच्छे एफर्ट्स हैं, जिसके कारण क्या है, जो लिटरेसी रेट है वो इतना इंक्रीज हुआ है। 1951 में इंडिया में लिटरेसी रेट कितना था, 18%, और आज कितना है, 74.04%, विद 82.14 फॉर मेल एंड 65। देखिए वही पेट्रियार्कल माइंडसेट है, इस वजह से इतना ज़्यादा डिफरेंस है मेल्स और फीमेल्स में, बट स्टिल चलो एटलीस्ट इम्प्रूवमेंट तो है ही है। और यहाँ पे सबसे अच्छा जो हमें पता है हर फैक्टर में लगभग करता है, वो केरला करता है। और आपको रनर अप भी देखने हैं, जो फर्स्ट है वो केरला है, पर उसके बाद लक्षद्वीप और मिजोरम है, स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा। और लास्ट में जो रहता है वो बिहार रहता है, और बिहार से ऊपर जो है वो अरुणाचल, और उससे ऊपर राजस्थान। दैट मीन्स यहाँ की कंडीशन बिल्कुल अच्छी नहीं है। इन्हें अपनी जो एजुकेशन है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। यही कारण है, आप देखिए केरला में इतने अच्छे अच्छे फैक्टर्स रहते हैं, इसी वजह से केरला की इकोनॉमी अच्छी रहती है। अगर सपोज आप बिहार की बात करें तो उतनी अच्छी इकोनॉमी नहीं रहती है, जबकि ग्रोथ अच्छी हो रही है, पर उनका बैकलॉग इतना ज़्यादा है ना कि उन्होंने इतना मतलब उधर इतना अच्छा पहले काम नहीं हो पाया है किसी भी रीज़न से, जिसके कारण कि आज वहाँ पे इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं हो पा रही है। फिर सर्व शिक्षा अभियान की बात आती है। वो आपको पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जिसमें कि ये इंश्योर करने की कोशिश की गई है कि जो एलिमेंट्री एजुकेशन है वो सबको प्रोवाइड की जा सकते। एटलीस्ट एलिमेंट्री एजुकेशन तो सभी के पास हो। उसके बाद उनकी अपनी विश है, वो आगे इन फ्यूचर उसे कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, पर एलिमेंट्री एजुकेशन सबको प्रोवाइड की जाए। और ये कैसे मैंडेट किया गया था, 86th अमेंडमेंट एक्ट से, जो कि हमने पॉलिटी में डिस्कस कर लिया है।
फिर मिड डे मील स्कीम, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट ने ऐसा इंश्योर किया। ठीक है, गवर्नमेंट ना बहुत डिफरेंट अप्रोचेस लेके आती है कि किस तरह से जो बच्चे हैं या जो लोग हैं वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें। उन्होंने सोचा कि चलो अगर उन्हें पढ़ाई की, मैंने जैसे बोला ना, जो अनएजुकेटेड पेरेंट्स होंगे उन्हें इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं पता होती है पढ़ाई की, तो उन्होंने क्या सोचा गवर्नमेंट ने कि चलो एटलीस्ट वो यही सोच के बच्चों को स्कूल भेजेंगे कि वहाँ पे खाना मिल जाएगा, तो वहाँ पे मिड डे मील स्कीम शुरू की। पर बात फिर एट द एंड वही होती है, लोग क्या करते हैं, बच्चे जाते हैं, वो मिड डे मील मिलने से कुछ देर पहले जाएंगे, मिड डे मील खाएंगे और वापस आ जाएंगे, तो मेन जो पर्पस था वो पूरा नहीं होता है। वही कारण है कि पहले अगर आप देखेंगे तो इंडिया में प्राइमरी एजुकेशन जब स्टार्ट होती है तो वहाँ पे बहुत अच्छा जो बच्चों का रिकॉर्ड है वो रहता है, मतलब काफ़ी लोग एंटर करते हैं, काफ़ी बच्चे आते हैं, मगर उतना ही ज़्यादा ड्रॉप आउट रेट हो जाता है जब वो एलिमेंट्री एजुकेशन ख़त्म होती है। उसका कारण एक वही है कि आपने मेन चीज़ को हिट नहीं किया, आपने सेकेंडरी चीज़ों को हिट करके एजुकेशन प्रोवाइड करने की कोशिश की है, ना कि अवेयरनेस ड्राइव के थ्रू लोगों को एजुकेट किया कि इम्पोर्टेंस क्या है एजुकेशन की, और ये कारण रहता है। और दूसरा क्या है कि जो क्वालिटी है वो भी ऐसा बोला जाता है कि अच्छी नहीं रहती है गवर्नमेंट स्कूल्स की, यही कारण है। मैं ऐसा नहीं कह रही, बहुत अच्छे गवर्नमेंट स्कूल्स भी होते हैं, पर बहुत ऐसे स्कूल्स भी होते हैं जहाँ पे सीरियसली जो बेसिक ज़रूरतें हैं वो भी पूरी नहीं हो रही हैं, और इस वजह से जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं। फिर सेकेंड फैक्टर आता है हेल्थ ऑफ पर्सन हेल्प्स हिम टू रियलाइज हिज पोटेंशियल, वेयर एज अनहेल्दी पर्सन बिकम्स लाइबिलिटी फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। आप देखेंगे अगर आपका कहीं भी जॉब सिलेक्शन होगा तो वो भी आपका मेडिकल करेंगी। अगर आप गवर्नमेंट एग्जामिनेशन क्लियर करके भी कभी आप जॉब करने जाएंगे तो उसमें भी आपका पहले मेडिकल होगा। क्यों? वो ऐसा नहीं चाहते कि हम किसी अनहेल्दी पर्सन को ले लें और फिर बाद में उसके ऊपर हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़े। आपको पता है जो अच्छी प्राइवेट फर्म्स भी हैं वो भी इंश्योरेंस वगैरह प्रोवाइड करती है, और जो गवर्नमेंट है एम्प्लॉयमेंट वो भी प्रोवाइड करती है मेडिकल असिस्टेंस। तो उन्हें रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे सारे रिसोर्सेज इस पर्टिकुलर बंदे की मेडिकल उसमें ही चले जाएं। इस वजह से पहले हेल्थ देखी जाती है कि पर्सन हेल्दी है या नहीं है। Thus improvement in health status of population has been priority of country। यही कारण है कि अब आपको पता है इंडिया में भी स्वच्छ भारत अभियान है। तो वो क्यों है? क्योंकि अनहाइजीनिक कंडीशन में रहने के कारण बहुत सारी इश्यूज बनते हैं, बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं। तो ये माना जाता है कि अगर आप साफ सुथरे इन्वायरमेंट में होंगे तो उसमें क्या रहेगा कि जो बीमारियों की गिनती है, मतलब जो क्वांटिटी है वो कम होती चली जाएगी। A national policy aims at improving accessibility of healthcare, family welfare, nutritional services with special focus of underprivileged segment of population। कि हमारे इंडिया में भी ऐसा ही है कि मैंने जैसे बोला ना कि हम भी कोशिश करते हैं कि कैसे न कैसे करके जो लोगों को हेल्थ केयर वगैरह हर चीज़ अच्छे से प्रोवाइड की जा सके, न्यूट्रिशनल सर्विसेज दी जा सके। पर देखिए इम्प्लीमेंटेशन में ना बहुत ज़्यादा इश्यूज आ जाते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी हैं पर हम सबको पता है कि बहुत सारे इश्यूज सोसाइटी में रहते हैं। उसके बहुत कारण है। फॉर एग्जांपल इम्प्लीमेंटेशन इशू बहुत मेन रहता है। इम्प्लीमेंटेशन इशू के कारण गवर्नमेंट ने तो अच्छी अच्छी पॉलिसीज बना दी पर जब वो नीचे तक इम्प्लीमेंट होती है तब बहुत इशू आ जाते हैं। करप्शन है वो भी बहुत बड़ा इशू है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। पर फिर भी जो पहले का हम अगर देखें डाटा उससे तो इंडिया ने आज बहुत अच्छा इम्प्रूव किया है। फॉर एग्जांपल इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की अगर आप बात कर रहे हैं तो वो 1951 में 147 था जो कि आज 32 हो चुका है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? मोर्टेलिटी मतलब मरना, कि कितने बच्चे इन्फेंट कितने मर रहे हैं। तो अब अगर आप इन्फेंट की बात करें, इन्फेंट वो होता है जिसका जो एज है वो 1 ईयर से कम रहती है। तो 1 ईयर से कम बच्चे कितने मर रहे हैं? 147 आउट ऑफ 1000। और जबकि पहले 147 आउट ऑफ 1000 मरते थे, अब 32 मरते हैं। तो ये चीज़ हो गई। और फिर बर्थ रेट है इंडिया में आज बर्थ रेट 17.37 है। नंबर ऑफ बेबीज बोर्न देयर फॉर एवरी 1000 पीपल ड्यूरिंग पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। देखिए ऐसा नहीं कि इंडिया में बहुत ज़्यादा ग्रुप बर्थ रेट है बट उसके बावजूद थोड़ी पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ती है बिकॉज वो आपको पता है ना APGP वाला इफेक्ट, वो वाली चीज़ है। डेथ रेट है वो 7.27, मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेट 178। देखिए सारे जो आप फिगर्स देख रहे हैं अगर आप चाहें पे से नोट डाउन करें और जब भी आप आंसर राइटिंग करें उसमें ये ज़रूर लिखें। फिगर से क्या होता है ना, ज़्यादा ऑथेंटिसिटी मिलती है आपके आंसर को। और फिर दूसरी बात क्या है, ये सारे जो आपके सामने डाटा है इससे आप ये दिखा सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि इंडिया में कुछ भी पॉजिटिव नहीं हो रहा। हमें पेसिमिस्टिक नहीं रहना है
ठीक है, कुछ ना कुछ इश्यूज हैं, वो हर सोसाइटी में रहती है। हम इतनी ज़्यादा इवॉल्व वो सिविलाइजेशन नहीं है, हमें इंडिपेंडेंट हुए बहुत ज़्यादा साल नहीं हो चुके हैं, उस हिसाब से हमने बहुत अच्छा ग्रो किया है और इश्यूज हैं वो रहते हैं और वो धीरे धीरे बाय टाइम ही जाते हैं। आप अपने आप को इतनी पुरानी सिविलाइजेशन से नहीं रिलेट कर सकते जिन्हें इंडिपेंडेंट हुए हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स हो गए हैं। तो ये चीज़ आपको अपने माइंड में रखनी है जब आप कंपेयर करते हो। ये भी तो हमारी एक पॉजिटिव चीज़ है कि हम अपने आप को ऐसी जनरेशन या ऐसी सिविलाइजेशन से कंपेयर कर रहे हैं जिसको हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स हो गए हैं इंडिपेंडेंट हुए, फॉर एग्जांपल यूएस से। अब सेकंड चीज़ जो यहाँ पे डिस्कस करना चाहती थी मैं, वो है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में थोड़ा सा ग्लिम्स मैंने अपनी जो पहली वीडियो थी उसमें भी दिया था। अब अनएम्प्लॉयमेंट को हम थोड़ा और ज़्यादा डिस्कस करते हैं। Unemployment is said to exist when people who are willing to work at the going wages cannot find job. जब लोगों को जॉब नहीं मिलती, जबकि वो एग्री करते हैं कि आप जो वेजेस दे रहे हैं मैं उस पर जॉब करना चाहता हूँ, पर उसे नहीं मिल रही, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट में आता है। अब देखिए अनएम्प्लॉयमेंट में भी वही नहीं है कि जैसे छोटा सा बच्चा आप उसको भी अनएम्प्लॉयड मान लो। जो वर्कफोर्स पॉपुलेशन है उसी को ही अनएम्प्लॉयमेंट की जब हम कैलकुलेशन करते हैं उसमें लिया जाता है कैलकुलेशन में। अब वर्कफोर्स पॉपुलेशन क्या है, 15 ईयर्स से 59 ईयर्स। अब देखिए वी हैव अनएम्प्लॉयमेंट इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज। इन रूरल एरियाज देयर इज सीजनल एंड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि हमने जो अपनी कल वीडियो डिस्कस की थी ना चैप्टर फर्स्ट, उसमें हमने देख लिया था। वेयर एज इन अर्बन एरिया मोस्टली एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट इज प्रेजेंट। मतलब जो अर्बन एरिया है वहाँ पे जो मोस्टली जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा फार्मिंग का क्रेज नहीं रहता। वो किस में है, वो रूरल एरिया में है, इसलिए रूरल एरिया में सीजनल और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। और जबकि जो अर्बन एरिया है वहाँ पे एजुकेटेड लोग हैं मगर वो नहीं मिल रही उनको जॉब, इसलिए वो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हमने पहले भी देखा था, व्हेन पीपल आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब ड्यूरिंग सम मंथ्स ऑफ द ईयर। हमने लास्ट जो अपना चैप्टर है उसमें डिस्कस कर लिया ये चीज़। उसके बाद बात आती है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, वो भी हमने पहले डिस्कस कर लिया है। उसमें क्या लिखा है, इन दिस, यहाँ पे इन आएगा, इन दिस पीपल अपीयर टू बी एम्प्लॉयड। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था ना कि 5 पीपल की ज़रूरत है मगर 8 लोग उसमें लगे हैं, तो जो 3 है अगर वो आप हटा भी देंगे प्रोडक्टिविटी में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो दैट मीन्स वो जो 3 है वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड है। इन अर्बन एरियाज मैनी यूथ विद मैट्रिकुलेशन, ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्रीज आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब। आप कई बार देखते हैं MBA करके लोग सब्जी बेच रहे हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं। अनएम्प्लॉयमेंट लीड टू वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्सेज, पीपल हु आर एसेट फॉर इकोनॉमी टर्न इनटू लायबिलिटी। मतलब आप एसेट हो, आपके पास एजुकेशन, आपके पास सब चीज़ है, मगर फिर भी अगर आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है तो ये अनएम्प्लॉयमेंट का ऐसा इशू है जो आपको एसेट होने के बावजूद भी लायबिलिटी बना देते हैं, क्योंकि आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। Unemployment tends to increase economic overload. The dependence of unemployed on working population increases, thus quality of life decreases. तो ये तो अंडरस्टूड ही बनता है कि अगर सपोज अनएम्प्लॉयड लोग ज़्यादा है, जैसे आप सोचिए आपके घर में आप 5 लोग रहते हैं और आपके फादर जो है वो अर्न करते हैं, आप एज अ चाइल्ड आपके पास एजुकेशन है, आप जॉब सीख कर रहे हो मगर आपको नहीं मिल रही, तो हो आप अनएम्प्लॉयड। जबकि आप जॉब सीख कर रहे थे ना, आप अनएम्प्लॉयड हो, तो हो क्या रहा है, जहाँ घर में 2 इनकम आनी थी वहाँ पे अब 1 आ रही है। सो दैट मीन्स आपका वे ऑफ लाइफ जो बहुत अच्छा इंक्रीज होना था वो उतना नहीं हो पा रहा है। सो इसीलिए लिखा गया है कि दस क्वालिटी ऑफ लाइफ डिक्रीजेस। दस अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमी, इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट एज इंडिकेटर ऑफ डिप्रेस्ड इकोनॉमी। अगर अनएम्प्लॉयमेंट एक रेट से ज़्यादा बढ़ जाएगी तो वो इकोनॉमी को डिप्रेस्ड बना देती है। दैट मीन्स जो इकोनॉमी है वो इतनी ज़्यादा अच्छे से ग्रो नहीं कर रही है। अब इसमें केस स्टडी दी गई है कैसे जो लोग हैं वो एसेट बनते हैं। एक गांव है, वहाँ पे जो लोग हैं वो अपने लिए सब कुछ अपना खुद करते हैं, जैसे कि अपने लिए खुद ही अपने कपड़े सिलेंगे, अपने आप ही अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, सब चीज़ है। मगर अगर वही डिवीजन ऑफ लेबर की बात आ जाती है ना, अगर हर कोई एक पर्टिकुलर काम करेगा तो उससे क्या रहेगा, एक तो उसकी इकोनॉमिक गेन ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि देखिए अगर मेरा एफर्ट एक दिन में हर जगह डिवाइड होना है, उसकी बजाय मैं क्या करती हूँ कि एक काम मैं कर लूँगी, एक काम कोई और कर ले, एक काम कोई और कर ले, तो मैं उस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर अच्छे से अपनी कमांड बना के बहुत अच्छे से उस पर काम कर पाऊँगी। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि आप कोई भी चीज़ की प्रिपरेशन भी कर रहे हो तो अपनी जो स्टडी है, स्टडी पे फोकस करो। ये जो फेसबुक वगैरह है, इन सब चीज़ों पे इतना ज़्यादा टाइम मत
डिवोट करो। उससे क्या रहेगा, ठीक है आप सोशल प्लेटफॉर्म्स पे अपनी प्रेजेंस रखो, मगर इतनी भी मत रखो कि एट द डे एंड कि आपकी जो कंसंट्रेशन है वही ना बन पाए। वही चीज़ यहाँ पे होती है। तो क्या होगा कि जैसे धीरे धीरे स्कूल खुला, स्कूल में बच्चे जाने शुरू हुए, तो स्कूल में टीचर के तौर पे आप लोग गए, वहाँ पे आपको अच्छी एम्प्लॉयमेंट मिलनी शुरू हो गई। फिर जब बच्चे स्कूल जाएंगे तो टेलर की ज़रूरत है जो ड्रेस सिलेगा, तो एक बंदा टेलरिंग के ऊपर लग गया। तो इस तरह से नई नई जॉब फॉर्म हुई और नई नई जॉब्स में लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन लिया और उन्हें अच्छा गेन होना स्टार्ट हुआ। तो इस तरह से जो नॉर्मल लोग हैं वो भी एक एसेट बनना शुरू हो जाते हैं। तो इसके साथ ये हमारा जो आज का चैप्टर है वो खत्म हो रहा है। एक बार हम लास्ट में समराइज कर लेते हैं हमने इसमें क्या क्या डिस्कस किया है। हमने इसमें सबसे पहले देखा कि कैसे पॉपुलेशन एसेट है, लाइबिलिटी नहीं। पीपल एज रिसोर्सेज क्या होते हैं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में डिस्कशन हुआ। फिर हमने केस स्टडीज देखी थी। फिर हमने देखा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटीज़ क्या रहती हैं। मार्केट एक्टिविटीज़ हम किसको बोल सकते हैं, किसको नहीं बोल सकते हैं। फिर क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन जानने के लिए दो जो इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं वो देखे, एजुकेशन एंड सेकेंड वन वॉज हेल्थ। तो ये दो चीज़ें देखी और एंड में हमने अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर डिस्कशन किया, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है। और फिर लास्ट में केस स्टडी ली कि कैसे जो लोग हैं वो एसेट बन जाते हैं एक पर्टिकुलर फील्ड में काम करने से। तो ये हो गया हमारा आज का डिस्कशन, जिससे कि हमारा ये सेकेंड चैप्टर एंड होता है। अगर आपका कोई डाउट हो तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और अपने आप को रजिस्टर ज़रूर कीजिएगा, वेबिनार ना मिस हो इसके लिए। और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हमसे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे कनेक्ट होने के लिए भी आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। और टिल देन, थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग।